डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर जो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये आप इसको प्रैक्टिस सेट समझिए या मॉडल पेपर समझिए। इसमें हम लोग फुल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा समय है कि आपका रिवीजन का समय है। जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज कीजिए। उसी रिवीजन के बतौर हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये आपका बीपीएससी पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका इसका लाभ ये होगा कि आपने जितना पढ़ा वो रिविज़न भी हो जाएगा और जो इसका लेवल है ज़्यादा टफ भी नहीं है। जो आपका सिलेबस है या जो प्रीवियस पेपर है उसी के आधार पर ये है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है। निम्न विषयों तक कौन कौन से विषय हैं वो देखिए कि व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति की धोखेपूर्ण समझौते एवं समझौतों के उल्लंघन से रक्षा। तो कौन सा सिद्धांत है आपका? उपयुक्ततावाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या उदारवाद या फांसीवाद। तो ये जो आपका सिद्धांत है आपका उदारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। तो ये जो आपका बेवरेज रिपोर्ट है यानी बेवरेज प्रतिवेदन उसमें। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है? राज्य एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? तो राज्य का कौन सा कार्य जो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? समाज कल्याण की अभिवृद्धि। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें रिवीजन कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यानी इसमें हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बतौर आपके रिवीजन के लिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और आंसर बता देते हैं। और हाँ, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अगला प्रश्न है, समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। अगला प्रश्न, जॉन लॉक सामाजिक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। जॉन लॉक का जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन है उसका सही क्रम क्या है? तो जो उसका सही क्रम है कि सबसे पहले वो नैसर्गिक अधिकार की बात करता है, फिर प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर समझौता करता है, फिर उसके बाद सिविल समाज की उत्पत्ति की बात करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न 7वां, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक क्या है? तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक विवेकशील समझौता या अनुबंध था या कॉन्ट्रैक्ट था। निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो विचारक हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, एक तो है सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ इनकी आत्मकथा है, तो पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय क्या है? तो गांधी जी के लिए जो ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता का सिद्धांत है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व किंतु इसका सामाजिक उपभोग या उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में किसकी आलोचना की गई है कि यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, यह जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है तथा कांट एवं हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक है। तो ये किसकी आलोचना की जा रही है? तो ये हैं आपके प्लेटो के। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? तो 3 भाषा की बात करने वाले मॉरिस जोन्स हैं। अगला ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर में ये आपका प्रश्न आ चुका है। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका टी.एच. ग्रीन का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो ये है आपके वॉन गियर्क। क्वेश्चन नंबर 15, जिन बोधा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना उधार ली थी यानी किससे प्रेरणा लिया था? तो वो था आपका फ्रांस के धार्मिक युग से। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये कथन है आपका कांट का।
अगला प्रश्न, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फेमस कोट है, जनरल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, हीगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी निगमित वेदाकार मुक्त उद्यमों के लिए है, आगे बढ़ने का साधन बन गई है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका F.A. हेग का है। अगला प्रश्न देखिए कि अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? तो थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखी, आपको कभी नहीं भूलना इसको। क्वेश्चन नंबर 20, समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, तो ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न, समान लोगों के साथ समान व्यवहार एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि समानुपातिक समानता। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। अगला प्रश्न देखिए कि श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है? तो श्रमिक संघवाद से कि सामाजिक सिद्धांत समूह से, सामाजिक संगठन के सिद्धांत से, एक कार्य योजना से, तो डी राइट आंसर उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की गई है? तो यह है आपका वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। अगला प्रश्न है 26 है कि समाजवादी व्यवस्था समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है? कौन से कार्य संपन्न करता है? तो देख लीजिए ऑप्शन, तो 26 का डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4 सही है। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम लॉर्ड एक्टन ने कहा है। अगला प्रश्न होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में हम जानते हैं उसको? तो वह हेयर प्रणाली या हेयर योजना। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जी सार्टोरी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं आपसे पूछ रहा है? तो है आपका लोकतांत्रिक स्वरूप, कोई जो नहीं कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक स्वरूप हो, उसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 कि लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदायों के हितों को प्रभावित करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कथन आपका जेम्स ब्राइस का है। अगला कथन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह है आपका काडर या समवर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद या भेद प्रस्तावित किया है? तो हैं आपके जी सार्टोरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो हैं आपके मॉरिस डुवर्जर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संबंधित नहीं है? तो संस्थात्मक समूह, दबाव समूह, सिविल सेवा संघ सही है। संगठनात्मक दबाव समूह, श्रमिक संघ सही है। गैर संगठनात्मक समूह सही है, जाति। अब अनियमित दबाव समूह कृषक संघ ये गलत है, ये डिसमैच है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 36 देखिए, संविधान राज्यों के पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा अरस्तु की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? तो संवैधानिक शासन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, यह विधि द्वारा संचालित शासन है, सही है। यह व्यक्ति की ओर से सत्ता को सीमित करता है, सही है। यह इसमें निर्वाचित राजाध्यक्ष होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होंगे, तो ऑप्शन जो है आपका बी, 1 और 2 सही होगा। अगला बी 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? तो वह है आपका एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई या उसकी नियुक्ति की गई? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा लॉर्ड मैकाले इसी का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आपको एक सूची से दूसरी सूची को मैच करना है। संघवाद पर विभिन्न विचारकों का दृष्टिकोण और किसका कथन है भारतीय संघवाद के बारे में और लेखक से मैच करना है। भारतीय प्रणाली को अर्धसंघात्मक किसने कहा? तो आप सभी को पता है कि केसी वेयर ने कहा। और फिर जो आपका कि एक अनूठे प्रकार का संघ जो है सर आइवर जेनिंग का कथन है ये, ठीक। अद्वितीय उदाहरण, भारत का जो संघवाद है अपने आप में अद्वितीय उदाहरण लिए हुए है, ये जो कथन है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ठीक। और संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये जो है आपका अलेक्जेंड्रोविच का कथन है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 डी 4 2 1 3। अगला प्रश्न है 42 कि संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था तो नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो 19(1) क में, मैं नहीं भूलना इसको कभी भी। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो है आपके मौलिक अधिकार की। क्वेश्चन नंबर 44, अगला प्रश्न है 44 कि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो यह आपका प्रतिषेध, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? कौन सा हो? तो केवल अनुच्छेद 39 ख तथा ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया द्वारा अपने पद से अपदस्थ किए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये, एक तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और है ऑप्शन देख लीजिए, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इनका क्रम है, एक ही प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से विमुक्त किए जा सकते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार यानी वीटो किस प्रकार का है? तो जो आपका भारतीय राष्ट्रपति का वीटो है वो संपूर्ण निषेधाधिकार भी है, निलंबन निषेधाधिकार भी है, जेबी निषेधाधिकार यानी सभी का संचय है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 48 निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो है आपका सर्वोच्च न्यायालय में केवल। अगला प्रश्न देखिए 49 आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि अज्ञानता एवं उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? तो भारतीय यानी कहने मतलब आपसे पूछा है कौन सा इसमें से संवैधानिक संस्था है? तो इसमें से जो संवैधानिक संस्था है वो है आपका, एक तो योजना आयोग भी नहीं है और राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं और क्षेत्रीय परिषदें भी नहीं है, तो ये डी राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से समाप्ति के प्रकारों में किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय, निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो है आपका कंगारू समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ है सिद्धांत तो उनसे संबंधित विचारक हैं। तो आपको पता ही है कि जो उपयुक्तवाद है किससे संबंधित है? बेंथम से है। समाजवाद जो है आपका गांधी है इसमें, सॉरी गांधीवाद है इसमें,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसमें उपयुक्तवाद आपके जर्मी बेंथम, और फिर हैं आपके जो समाजवाद हैं वो हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उदारतावाद जो है आपका टी.एच. ग्रीन है, और गांधीवाद जॉन शार्प। तो ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें से आपको सही सम्मिलित करना है। समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाए, सही है। मार्क्सवाद राज्य को न्यूनतम कार्य दिया जाए, ये गलत है, आपका सम्मिलित नहीं है। और उदारवाद राज्य को न्यूनतम कार्य दिए जाएं, ये भी आपका गलत है। दूसरा और तीसरा गलत हो। चौथा फेबियनवाद राज्य को सुधार कार्य दिए जाए, सही है। तो एक और चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी, तो वो थे एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित करता है? अनुच्छेद 32, 226, 227 या 245। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से। क्वेश्चन नंबर 58, कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ब्लंट्सली का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है? एक यंत्र है। अगला प्रश्न, कि राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थन करने वाले सर हेनरी मैन है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है? तो यह आपका ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न 62, एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया था, तो कब? तो ये बेवरिज रिपोर्ट में। लोक कल्याणकारी राज्य दो अतिवादियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉबमैन का है। क्वेश्चन नंबर 64, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता एक दार्शनिक सत्य था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो सकारात्मक अवधारणा की बात करने वाले टी.एच. ग्रीन है। अगला प्रश्न, जीन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी, किससे? तो फ्रांस के धार्मिक युद्धों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? तो राज्य संबंधी किसका सिद्धांत नहीं है? तो है मार्क्सवाद का। क्वेश्चन नंबर 68, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? ये मत प्रतिपादित करने वाले आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि प्रहरी राज्य रात्रि के पहरेदार की या नाइट वॉचमैन की भूमिका का समर्थन करता है? तो है आपके उदारवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? संविधान के द्वारा सुनिश्चित करने वाले आपके ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसलिए डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है किस पर? तो विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर, नहीं एक डिसमैच है। तो 1 और 2 3 सही होंगे, तो नहीं, यानी ऑप्शन बी 1 2 3 सही होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती रहती है? तो ये कथन आपका लॉर्ड ब्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसने एकात्म
एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है कि संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिगोचर प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण। वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका A.B. डाइसी का, जो कि रूल ऑफ लॉ के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सा इसमें से नहीं है? तो है शक्तियों का पृथक्करण। ये आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है, न कि संसदीय प्रणाली की। 75 देखिए, निम्नांकित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का जो अधिकृत विद्वान है वह आपका केसी व्यय। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है? तो जो फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एक विशेषता है वो है आपका संविधान की कठोरता, जैसा कि वैसे के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 77, एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष से जुड़ी हुई है लेकिन वह वर्तमान में नहीं है? तो कॉमन सभा ग्रेट ब्रिटेन के। अगला प्रश्न देखिए 78, किसने कहा कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? तो ये है आपके गिलक्रास्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दलों को विचारों का दलाल कहता है? तो दलों को विचारों के दलाल कहने वाले लॉवेल साहब हैं। अगला प्रश्न कि 80, निम्नांकित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो ये कथन है आपका वॉल्टर लिपमैन का। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन कार्यात्मक यानी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये हैं आपके GDH कोल। क्वेश्चन नंबर 82, कि निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण है? तो जनमत का अभिकरण एक तो प्रेस है, राजनीतिक दल है, और आपका सार्वजनिक मंच है, न्यायपालिका नहीं है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन लॉन्डेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक आपके सिज्विक हैं। क्वेश्चन नंबर 85, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहारों को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? तो यह विचार आपका लियोनार्ड W. डोव का है। क्वेश्चन नंबर 86, कि राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है? कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये कथन आपका मुनरो साहब का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 87, कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक दलों के व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले एडवर्ड शील्ड है, सैमुअल एडवर्ड शील्ड। क्वेश्चन नंबर 88, कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है तो ये कि मूल्यों से स्वतंत्र राजनीति विज्ञान। अगला कि एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है आपका जगलर का, H. जगलर का। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? तो अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित जो विद्वान नहीं है वो शुक्र हैं। 91, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? तो मंडल का अंग कौन सा नहीं है? सामंत। क्वेश्चन नंबर 92, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराई को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत अभिव्यक्त हुआ है किसमें? तो ये हुआ है आपके मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? तो यह आपका व्यास रचित महाभारत, इसमें शांति पर बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? तो है आपका जनपद,
जिसको दुर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद भारत के संदर्भ में स्थायी समिति नहीं है। तो स्थायी समिति कौन सी नहीं है? वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो है आपका सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समता। क्वेश्चन नंबर 97 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कब होगा? कि जब अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, तब किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, तब किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, तब। जैसे मेनका गांधी के मामले में हुआ ये। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न 98 संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है कि यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता एवं इसकी प्रभुसत्ता जन साधारण में निहित हों। ये BR अम्बेडकर का कथन है। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि राज्य चट्टानों से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चिड़ियों से जो कि उनमें निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन आपका प्लेटो का है। अगला प्रश्न कि फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? दी हैं किसी वेयर। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य विधि का शिष्य एवं जनक दोनों है, किसका मत है? तो मैकाइवर का मत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है बजाय राज्य के सिद्धांत का? तो यह है मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 104 कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, बुद्धि प्रसूत नहीं है, नैतिक नहीं है, विकासशील नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि सार्वभौम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 राज्य एवं समाज एक समान है, यह किसने कहा है? तो ये बर्क का कथन है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये है आपके अरस्तु। अगला प्रश्न नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है। तो नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार आपका व्यक्तिवाद है। क्वेश्चन नंबर 108 संपत्ति चोरी है, ये किसका है? तो संपत्ति चोरी है प्रूधो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 109 मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह आलोचनात्मक कथन किसका है? ये कथन आपका सी हंट का है। क्वेश्चन नंबर 110 उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत व्यक्तिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न कि डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत संबंधित है। तो डिसकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मैकाइवर से। अगला प्रश्न कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? तो हैं आपके ग्राहम वॉलिस। अगला प्रश्न बिना संशोधन के राज्य अविचारणीय है। तो बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है। तो ये कथन आपका फाइनर का है। अगला प्रश्न लोक प्रशासन उन क्रियाओं या ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये अब अगला प्रश्न जो है आपका लोक प्रशासन से संबंधित रहेगा। तो ये जो है आपका LD वाइट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 116 कि निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकीय सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा है? तो हर्बर्ट साइमन ने कहा। अगला प्रश्न सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह कथन किसके द्वारा है? तो ये हर्मन फेनर का है। अगला निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? तो कौन सा क्रम निर्णय लेने की जो सही प्रक्रिया है वो कौन सी है? कि सबसे पहले आप उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, फिर समस्या की व्याख्या करेंगे, समस्या का विश्लेषण करेंगे, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों की छंटनी और फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे। इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा, ये ऑलरेडी क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 119, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम को किस क्रम में विकास हुआ है? किस क्रम में विकास हुआ? तो सबसे पहले क्लस्की उपागम है, फिर मानव संबंध है, फिर व्यवहारवादी उपागम है, फिर नीति उपागम है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 120,